सुबह के 8 बज रहे थे। सेजल आंखें बंद किए हुए बेचैनी से करवट लेने की कोशिश कर रही थी। हलचल होते देख देव ने जल्दी से आकर उसके ड्रिप लगे हाथ को पकड़ लिया ताकि सेजल को सुई की खिंचाव से दर्द ना हो। तभी धीरे धीरे सेजल ने आंखें खोली। देव को सामने पाकर वो खुद के इमोशंस पर काबू नहीं कर पाई और रोने लगी। देव ने घबराकर पूछा, क्या हुआ सेजल, तुम रो क्यों रही हो, तबीयत तो ठीक है ना? सेजल ने सिर हिलाकर हामी भरी, फिर टूटे फूटे शब्दों में कहा, देव कल रात वो टैक्सी नहीं। सेजल की बात पूरी होने से पहले ही देव ने तड़प कर कहा, सेजल प्लीज आई एम सॉरी, कल मुझे आपसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। आप समझिए, मैं आपके आने जाने पर पाबंदी नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आजकल जो माहौल है उसे देखकर डर लगता है। हम रोज थाने में ऐसे केसेस देखते हैं, इसलिए अपने परिवार को लेकर मैं बहुत पॉसेसिव हूँ। फिर थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, अब तो आप मेरी जिंदगी है, इसलिए आपके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। वैसे हो सके तो मुझे माफ कर दो। कहते हुए देव ने अपने दोनों कान पकड़ लिए तो सेजल दर्द के बावजूद मुस्कुरा उठी। इतनी देर में कमरे का दरवाजा खुला और देव के छोटे भाई निशांत की आवाज गूंजी, सावधान भाई भाभी, आला हुकुम पधार रहे हैं, कृपया अपना रोमांस शादी के बाद के लिए बचा कर रखें। फिर सेजल की ओर देखकर मजेदार अंदाज में कहा, भाभी मान गए आपको, आज एक पुलिस ऑफिसर को कान पकड़कर माफी मांगते देखा, सच में मजा आ गया। निशांत की बात सुनकर देव उसके कान उठने के लिए खड़ा हुआ तो निशांत ने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, अब बताइए भाभी कैसा लग रहा है? फिर दोबारा देव को परेशान करने के लिए कहा, आपने तो आज किसी की जान ही निकाल दी थी। निशो, देव उसके ऊपर लपका ही था कि तभी कमरे का दरवाजा खोलते हुए उसकी मां कृष्णा जी अंदर आई। निशांत शरीफ बच्चे की तरह एक तरफ खड़ा हो गया, जबकि देव ने उससे बाद में बदला लेने का सोचा। कृष्णा जी ने पास जाकर सेजल का माथा सहलाते हुए पूछा, अब कैसा लग रहा है बेटा? सेजल ने सकुचाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग खामखा क्यों परेशान हो गए? कृष्णा ने प्यारी सी झड़ी लगाई, परेशानी की क्या बात है, जिसकी बेटी हॉस्पिटल में है वो मां कैसे घर बैठ सकती है? मेरे बच्चे जल्दी से ठीक होकर घर आ जा, अब इंतजार नहीं होता। कहते हुए कृष्णा जी ने झुककर सेजल का माथा चूम लिया। उसी वक्त कमरे में तकरीबन 22 साल की लड़की फूलों का गुलदस्ता लेकर अंदर आते हुए बोली, वाओ भाभी, यू आर सो लकी जो आपको इतनी अच्छी सास मिली। सेजल ने उस लड़की को पहचानने की कोशिश की तो देव बोल पड़ा, मेरी चचेरी बहन अंजलि, बताया था ना बड़े पापा की फैमिली कल सुबह ही पहुंची है। वैसे देव ने निशांत की तरफ देखकर कहा, पापा तो बता रहे थे कि तुझे अंजलि के साथ ऑफिस जाने को कहा है। निशांत से पहले अंजलि बोल पड़ी, वो भाई मैंने ही निशांत से कहा था कि मुझे भाभी से मिलना है पहले, इसलिए हम सब यहाँ गए। यहाँ से मैं और निशांत सीधे ऑफिस के लिए निकलेंगे। कृष्णा जी ने देव के थके चेहरे की तरफ देखकर कहा, बेटा तू घर जाकर फ्रेश हो जा, फिर तेरी ड्यूटी भी है, मैं यहाँ सेजल के साथ रुकती हूँ। सुमन जी का फोन आया था, वो लोग 10 बजे तक यहाँ पहुंच जाएंगे। देव ने अपनी मां की बातों से सहमति जताई और सेजल को बाय बोलकर तीनों भाई बहन अपने अपने काम के लिए निकल पड़े। इधर अग्रवाल मेंशन में सुबह डाइनिंग टेबल पर नाश्ते का समय था। अनिकेत अग्रवाल ने अखबार दूसरी ओर रखते हुए गंभीर स्वर में पूछा, सरला राज कहाँ है? रात को डिनर के टाइम भी वो गायब था। सरला ने पराठे का प्लेट सरकाते हुए नरमी से कहा, राज की नाइट ड्यूटी थी, सुबह 4 बजे घर पहुंचा है और अब फिर से काम पर जाना है, उसे आता ही होगा। अनिकेत ने थोड़े गुस्से में कहा, वो इतना बिजी है या सिर्फ मुझसे सामना नहीं करने के बहाने तलाश कर रहा है? बुलाओ उसे, मैं भी उससे बात करूंगा। डैड को गुस्से में देख भरत ने उन्हें शांत करवाने की कोशिश की। डैड प्लीज, अभी वो ड्यूटी पर जा रहा है, वो और देव दोनों अलवर वाले केस को लेकर बहुत ही टेंशन में है, इसलिए अभी आप उससे कोई बात ना करें, ठीक है? अनिकेत अग्रवाल ने ठंडे स्वर में कहा, सरला मैं आज शाम को मेहता जी और उनकी बेटी से मिलूंगा, यदि सब सही रहा तो हम संडे को उनके घर जाएंगे। तुम राज को अच्छे से समझा देना, मुझे एंड टाइम पर कोई बहाना नहीं चाहिए। सरला ने जल्दी से कहा, जी मैं राज से बात कर लूंगी, आप नाश्ता कीजिए। बात को टालकर सरला ने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, ये बाप बेटे के बीच छिड़ी इस जंग को खत्म कर दो। पुलिस स्टेशन में राज किसी केस फाइल में उलझा पड़ा था कि तभी देव भी आ पहुंचा। देव को देख राज ने कहा, अरे तो तू आज नहीं आता, मैं सब संभाल लेता, वैसे भाभी अब कैसी है? देव ने लंबी सांस छोड़ी और कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, सेजल इज फाइन नाउ, और वैसे भी मेरा आना जरूरी था, भूल गया आज कमिश्नर साहब पर्सनली इस केस से जुड़ी जानकारी लेने को आ रहे हैं। बोलते हुए देव ने टेबल पर रखे ग्लास का पानी एक सांस में ही खत्म कर लिया, फिर रुककर राज के चेहरे की तरफ देखकर पूछा, तू बता तुझे क्या हुआ? चेहरा देख अपना कैसे उतर सा गया है। राज ने फाइल टेबल पर लगभग पटकते हुए लेकिन धीमे स्वर में कहा, डैड मेरी शादी के पीछे पड़े हैं, आज सुबह नाश्ते के टेबल पर मैं मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उनकी बात सुनी, वो मुझे अपनी किसी दोस्त की बेटी से मिलवाना चाहते हैं। राज की प्रॉब्लम सुनकर देव ने मुस्कुरा कर कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज नहीं तो कल शादी तो करनी है। राज ने थोड़ा गंभीर स्वर में कहा, देव तू भी जानता है कि मैं किसी और से प्यार करता था, डैड ने तब मना कर दिया तो मैंने उसी दिन शादी नहीं करने की कसम खा ली। लेकिन राज, देव ने समझाया, जिंदगी अकेले नहीं काटी जा सकती, छोड़ ना यार। राज ने कंधे झटकते हुए कहा, अब ये बता भाटिया का क्या करना है? बहुत ढील दे दी है, अब कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा। देव ने सिर खुजाते हुए कहा, हाँ यार तू सही कह रहा है, पांडे और अहमद ने अपने तरीके से प्रूफ इकट्ठा कर लिया है, अब हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए, उसे उसके घर में ही जाकर पकड़ते हैं। राज ने वापस से फाइल खोलकर कहा, आज मैं सारा प्लान सर को बताऊंगा, फिर तुझसे बात करूंगा, शायद हमें 2-3 दिन में अलवर निकलना पड़े। मैं चाहता हूँ कि भाटिया को रंगे हाथ पकड़ उसको तेरी शादी से पहले निपटा दे, फिर जमकर शादी में एंजॉय करेंगे। देव ने जोश में कहा, हाँ यार ये केस खत्म हो तो थोड़ा घूमने की प्लानिंग करूं, अभी तो पूरा फोकस इस केस पर ही है। सेजल से भी उनकी चॉइस पूछनी पड़ेगी, आफ्टर ऑल हनीमून पर तो उनके साथ ही जाना है। इतना कहकर देव ने आई विंग की तो राज ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही जा रहा है देव, पहले तो जितना शर्मिला था अब सगाई के बाद उतना ही बेशर्म हो रहा है, सही है बेटा लगे रहो। राज का मूड बदलते देख देव ने सदे लहजे में कहा, राज तू भी अपने गुस्से पर कंट्रोल रखा कर, अंकल की तबीयत का तुझे पता है, ध्यान रख। राज लंबी सांस लेकर बोला, देव मैं कोशिश करूंगा, लेकिन डैड मेरी शादी से पीछे नहीं हटे तो फिर मुझे कोई स्टेप लेना पड़ेगा। देव ने हैरानी से पूछा, कैसा स्टेप? देव का सवाल सुनकर राज ने सपाट स्वर में कहा, देश छोड़ने का स्टेप। क्या? देव ने चौंक कर पूछा, यार तू क्या बकवास कर रहा है? इससे आगे देव कुछ और बोल पाता, कमिश्नर की गाड़ी थाने के बाहर रुकी और दोनों अलर्ट हो गए। बाद में बात करने की सोच देव केस की फाइल पढ़ने में व्यस्त हो गया। इधर शीतल तैयार होकर टाइम से स्कूल के लिए निकल रही थी कि तभी वर्षा वहां पहुंची। शीतल को देखते ही उसने शिकायती स्वर में कहा, यार कल शाम से तुझे कॉल कर रही हूं, क्या हुआ, फोन क्यों नहीं उठा रही? पापा कल रात किसी काम से अंकल के पास आए तो तेरे घर पर ताला लगा था, कहां गए थे तुम सब? शीतल ने घड़ी की ओर देखते हुए जल्दबाजी में कहा, यार वर्षा दी हॉस्पिटल में एडमिट है, हम सब रात में उनके साथ ही थे। इतना सुनकर वर्षा कुछ बोले को हुई कि शीतल ने स्कूटी पर बैठते हुए टोका, इससे पहले कि तू मुझे डांटे मैं बता दूं कि मुझे काफी देर हो रही है, तुम पापा के साथ हॉस्पिटल चली जा, वो लोग बस निकलने वाले होंगे, मैं शाम को मिलती हूं तुझसे। इतना कहकर शीतल ने स्कूटी स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ गई। वर्षा हैरान परेशान सी घर के अंदर गई तो सरला जी फूड बास्केट तैयार कर रही थी। वर्षा ने चिंतित स्वर में पूछा, नमस्ते आंटी, सेजल दी को क्या हुआ है, वो हॉस्पिटल में क्यों एडमिट है? सरला ने प्यार से वर्षा का सिर थपकाते हुए कहा, फूड पॉइजनिंग हो गई थी, लेकिन तू चिंता मत कर, वो बिल्कुल सही है, हम अभी उसी के पास जा रहे हैं। वर्षा ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या मैं भी चलूं आपके साथ? सरला ने हामी भरी तो वर्षा जल्दी से अपने घर बताने को दौड़ी। शर्मा इंडस्ट्री में अंजलि और निशांत गाड़ी पार्किंग में लगाकर बिल्डिंग के अंदर आए। इतने में अंजलि ने सिर पर हाथ मारकर कहा, ओह नो निशु तुम आगे बढ़ो, मैं अपना मोबाइल गाड़ी में भूल गई हूं, लेकर आती हूं। इतना कहकर वो गाड़ी की तरफ चली गई। निशांत ऊपर हॉल में पहुंचा तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे बैठने को कहा। जिनके साथ मीटिंग थी उन्हें आने में थोड़ा वक्त था। नीचे अंजलि गाड़ी से मोबाइल लेकर जल्दी से लिफ्ट की ओर बढ़ी। बंद होते दरवाजे को देख अंजलि परेशान होती कि तभी दरवाजे के बीच किसी ने हाथ रखा और दरवाजा दोबारा खुल गया। थैंक गॉड। अंजलि बड़बड़ाई और तेजी से अंदर बढ़ी कि तभी लिफ्ट के कॉर्नर से उसकी हील उलझी और वो सीधा सामने खड़े आदमी के सीने से जा टकराई। अंजलि एकदम से दूर हटते हुए सामने खड़े इंसान को देखा और हड़बड़ाहट में पीछे हटते हुए बोली, सॉरी वो थोड़ा जल्दी में थी। सामने खड़े आदमी ने कोट झटकते हुए नरमी से कहा, इट्स ओके, थोड़ा ध्यान से, कभी-कभी जल्दबाजी हमारे लिए परेशानी पैदा कर देती है। अंजलि ने टोका, जी सर मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, पर मुझे आपसे ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। अंजलि की बात सुनकर वो आदमी थोड़े तंजिए स्वर में बोला, ये आप मुझसे किस तरीके से बात कर रही है, आपको पता भी है मैं कौन हूं? अंजलि ने हवा में हाथ लहराकर कहा,
क्यों? आप कहीं के गवर्नर हैं? उसी पल लिफ्ट रुकी और वो आदमी गुस्से में बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गया। अंजलि भी पीछे से निकलकर वॉशरूम की ओर बढ़ी। आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल सेट करते हुए बड़बड़ाई। बड़ा आया मुझे समझाने वाला। थोड़ी सी हेल्प क्या कर दी? ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहा है। भगवान ने शक्ल थोड़ी ढंग की दे दी है तो अपने आप को हीरो समझ रहा है। पूरा मूड खराब कर दिया पहले दिन। खुद को शांत कर अंजलि रिसेप्शन पर पहुंची और सवाल किया, क्या आप बता सकती है निशांत मित्तल कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट ने नरमी से कहा, मैम आप बैठिए, निशांत सर विनोद सर के साथ मीटिंग रूम में है। अंजलि ने जल्दी से कहा, ठीक है मैं वहीं मिल लेती हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने अंजलि को रोकने की कोशिश की। मैम आप रुकिए, अब बिना अपॉइंटमेंट अंदर नहीं जा सकती। वैसे भी निशांत सर विनोद सर के साथ बाहर मीटिंग के लिए जा रहे हैं। अंजलि फट से दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। निशांत उसे देखते ही कुर्सी से उठा कि तभी कुर्सी पर बैठे विनोद ने हैरानी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंजलि ने जब देखा विनोद वही लिफ्ट वाला है तो पल भर के लिए अचकचा गई। विनोद ने थोड़े कड़े स्वर में रिसेप्शनिस्ट से कहा, मिस बेला आप इन्हें कल का अपॉइंटमेंट दीजिए, मैं भी बिजी हूँ। अंजलि ने हाथ में पकड़ी फाइल टेबल पर पटकते हुए कहा, लुक मिस्टर, मुझे आपसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो दिन में सपने देखना बंद करें और मैं यहाँ अपने भाई के साथ आई हूँ। भाई? विनोद हक्का बक्का होकर निशांत की ओर देखता है तो निशांत ने जल्दी से कहा, मिस्टर शर्मा मीट माय सिस्टर अंजलि, ये भी हमारे साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करेगी। निशांत के मुंह से मिस्टर शर्मा सुनकर अंजलि एकदम से असहज हो जाती है और एक नजर विनोद को देखती है जो गुस्से में उसे ही घूरा था। उसको देखते ही अपनी नजर झुकाकर अंजलि हौले से बोली, हेलो सर, नाइस टू मीट यू। विनोद ने अचंभित होकर पूछा, मिस्टर निशांत क्या ये सच में आपकी बहन है? निशांत ने जल्दी से पूछा, क्या हुआ मिस्टर शर्मा, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? एनी प्रॉब्लम? अंजलि ने नजर चुराई तो विनोद ने कुछ सोचकर कहा, नो नो नॉट एट ऑल मिस अंजलि, आई होप आपके साथ काम करने का एक्सपीरियंस अच्छा होगा। फिर निशांत की ओर देखकर कहा, चले क्लाइंट के पास, वो इंतजार कर रहा होगा। निशांत ने हामी भरी और बोला, हाँ निकलते हैं। तीनों लिफ्ट की ओर बढ़े। अब की बार अंजलि चुप सी दोनों के पीछे चल रही थी। नीचे पार्किंग में आकर निशांत गाड़ी निकालने के लिए जाने लगा तो विनोद उसे रोकता है, मिस्टर निशांत मेरी गाड़ी में आइए, आज क्लाइंट के साथ पहली मीटिंग है तो साथ चलना सही रहेगा। निशांत ने मुस्कुराकर कहा, श्योर। इतना कहकर उसने अंजलि को विनोद की गाड़ी में पीछे बैठने को कहा और खुद आगे की सीट पर जा बैठा। विनोद अपना गॉगल्स लगाकर बैक मिरर सही करते हुए बोला, चले मिस अंजलि। अंजलि एक नजर सामने देखकर जल्दी से बोली, जी सर चलिए। अंजलि की हिचकिचाहट देख विनोद थोड़ा सा मुस्कुराया फिर गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। इधर हॉस्पिटल में कृष्णा जी सेजल से बातों में लगी थी। बीच बीच में नर्स ने आकर उसे 2 बार इंजेक्शन लगाया जिसके असर से वो सो गई। लगभग 11 बजे शेखर जी, सुमन और वर्षा हॉस्पिटल पहुंचे। वर्षा सीधे सेजल के पास पहुंचकर उसका हालचाल पूछने लगी जबकि कृष्णा जी को देखते ही सुमन ने आगे बढ़कर गले से लगाकर कहा, भाभी आपने मेरी सेजल का मुझसे भी ज्यादा ध्यान रखकर मेरे मन का सारा डर मिटा दिया। आप और भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद की क्या बात है, कृष्णा जी मुस्कुराकर बोली, अब सेजल हमारी बेटी है, आप बेफिक्र हो जाइए। उसी वक्त देव अंदर आया। वो ड्यूटी के बीच सेजल को आधे घंटे के लिए देखने आ गया था। देव को देखते ही वर्षा सेजल के पास से हट गई और बाहर जाकर किसी को कॉल मिलाने लगी। उसी वक्त पीछे से देव की आवाज आई, वर्षा तुम कहीं शौर्य को तो कॉल नहीं लगा रही? देव की बात सुनकर वर्षा ने हैरानी से पूछा, जीजू आपको कैसे पता? देव ने समझाया, मुझे सेजल ने भेजा है कि तुम्हें शौर्य को कॉल करने से रोको। घर पर किसी ने भी ये बात शौर्य को नहीं बताई है। आई होप तुम भी उसे ना बताओ, वो बेवजह परेशान हो जाएगा। देव की बात सुनकर वर्षा ने धीमे से सिर हिलाया लेकिन मन ही मन कहा, अगर शौर्य को ये बात कहीं और से पता चल गई तो पता नहीं क्या होगा।